हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th। क्लास है हमारी 9th क्लास में हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ और न्यूटन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आज हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन न्यूटन फर्स्ट लॉ। एप्लीकेशन न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ की जो एप्लीकेशन है वो क्या क्या है? एप्लीकेशन में देखो, एक तो एक्सेलरेशन जीरो होती है, एक्सेलरेशन इज जीरो। जब एक्सेलरेशन जीरो तो इक्विलिब्रियम होता है, एक्सेलरेशन जीरो होगी तो इक्विलिब्रियम होता है, क्योंकि न्यूटन ने प्रोसेस किया था, यूनिट बनाई थी, एक यूनिट दी थी जिसको हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया था बेटा? मोमेंटम नाम दिया था। प्रोसेस कर दिया था उसमें भी एक्सेलरेशन जीरो होगी, या फिर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यानी कि या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो या एक्सेलरेशन जीरो। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो अब जो न्यूटन ने प्रोसेस किया था वो क्या था? लीनियर मोमेंटम था। क्या था बेटा? लीनियर मोमेंटम। क्या था लीनियर मोमेंटम? क्या डेफिनेशन लिखोगे लीनियर मोमेंटम की? भाई लीनियर मोमेंटम में क्या किया था उसने कि न्यूटन ने प्रोसेस कर दिया कि यूनिट बना दी, वेक्टर क्वांटिटी बना दी एक, ठीक है, मोमेंटम की। तो क्या लिखेंगे मोमेंटम में? क्या लिख दिया उसने? मोमेंटम को क्या दे दिया? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम नाम दे दिया उसने कि भाई जो प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का, जो प्रोडक्ट होगा ना, मोमेंटम का सिंबल ये दे दिया, और mv, m से मतलब मास और v से वेलोसिटी, तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो ये मोमेंटम बता दिया उसने कि भाई कोई चीज अगर मान लो, देखो अभी मैंने बताया कि एक्सेलरेशन अगर जीरो हो या ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो ये तो एप्लीकेशन होगी ना, तो इसको क्वांटिटी बना दिया फिर न्यूटन ने कि प्रोसेस कर दिया भाई मोमेंटम के अकॉर्डिंग चलती है। एक्सेलरेशन जब जीरो होगी, यानी कि मान लो एक्सेलरेशन जीरो है, अब किसी बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो है, जब उस पे एक्सेलरेट ही नहीं हो रही है, वो चल ही नहीं रही है, तो वो रेस्ट पे है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? एट रेस्ट हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन और रेस्ट दोनों देखो एक ही बात होगी ना। अगर मान लो एक्सेलरेशन रेस्ट पे ऑब्जेक्ट है तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और जब वो चलेगा ही नहीं तो एक्सेलरेटर होगा ही नहीं। क्लियर? पता लग गया होगा मोमेंटम क्या होता है। अब लीनियर मोमेंटम क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया तो वो लीनियर मोमेंटम हो गया। अब देखो, अब यहां से हमने लीनियर, एसआई यूनिट क्या होती है मोमेंटम की बेटा? एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये यूनिट होती है मोमेंटम की। मोमेंटम को p थोड़ा सा p जैसे लिखते हैं, ठीक है, दैट मींस द मोमेंटम। ऐसा यूनिट पता लग गया। अब पढ़ते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कह लो, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा? तो मैं चेंज इन मोमेंटम कर देता हूं, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम को चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा? अगर मोमेंटम चेंज हो जाएगा तो हमारे पास सेकंड लॉ हो जाएगा। जैसे हमने एक फार्मूला बना रखा है F इक्वल टू मा, यानी कि फोर्स इक्वल टू फादर इक्वल टू मदर,
फादर जो है वो मदर के इक्वल होता है, माँ के इक्वल होता है। ठीक है, तो देखो इसको याद रखने के लिए फॉर्मूला ये। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो रेट बदल रहा हूँ मैं मोमेंटम को, चेंज कर रहा हूँ मोमेंटम को। तो डेफिनेशन देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी with respect to times directly proportional to net force on the body। देखो क्या कहता है न्यूटन सेकंड लॉ, वैसे तो कहता है कि भाई जो प्रोडक्ट है मास एक्सेलरेशन जो हमारे पास, देखो ये है न्यूटन सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक रेस्ट में रहना चाहता है जब तक उसके ऊपर फोर्स ना लगे, यानी कि एवरी ऑब्जेक्ट इट विल बी कंटिन्यू इन रेस्ट पोजीशन व्हेन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन इट, कि जब तक कि उसके ऊपर बल नहीं लगाया जाएगा वो रेस्ट में रहेगा। और whose direction are applying force, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जाएगा ना वो उसी डायरेक्शन में जाएगा। जैसे मान लो देखो ये चौक है, इसको मैं इस डायरेक्शन में धक्का दे रहा हूं तो ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो दैट मींस द फोर्स, यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ। तो वो क्या कहता है, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा, एक्सेलरेशन की, किसके, एक्सेलरेशन के फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो F जो है एक्सेलरेशन जो है, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पे हमने कांस्टेंट वैल्यू पुट करनी है, और कांस्टेंट वैल्यू जो हमारी होती है वो होती है m, ma, तो मास गुना एक्सेल, यानी कि एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। तो F जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहां पर वही बात कहता है, अकॉर्डिंग टू लीनियर मोमेंटम द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ए बॉडी with respect to time, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग is directly proportional to the force on the body। नेट फोर्स जो उसके ऊपर अप्लाई किया गया है वो किस डायरेक्शन में उसको धकेल रहा है। तो ऊपर वाले को मैं थोड़ा सा रफ कर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि मोमेंटम को मैंने चेंज कर लिया, टाइम के अकॉर्डिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टाइम के रेशियो के अकॉर्डिंग, के कांस्टेंट वैल्यू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। तो ये एफ है जो k इक्वल टू क्या मैंने पुट कर दिया, k इक्वल टू चेंज हुआ है, उसको मैं क्या लिख दूं, अभी हमने पढ़ा था मोमेंटम क्या होता है, मास वेलोसिटी। तो मास वेलोसिटी को मैं चेंज कर रहा हूं, मोमेंटम को चेंज करने का मतलब क्या है, mv माइनस mu अब बाई t, तो ये हो गया हमारे पास। तो देखो अब v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। तो मैं अब फोर्स जो है हमारे पास, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कांस्टेंट वैल्यू को हम ऐसे लिख ले कि भाई k यहां पर लिख दिया मैंने, तो यहां पर mv माइनस mu बाई t, अगर मैं ये लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जब मैंने ये लिखा कि mv माइनस mu, ये u है ये v है, तो बाई टाइम यानी कि मैं f इक्वल टू कांस्टेंट हमारी पास k एज इट इज है, m को कॉमन ले लेता हूं और यहां पर क्या आ जाता है v माइनस u बाई t। तो यहां देखो अब f ये कांस्टेंट वैल्यू खत्म कर दो क्योंकि कांस्टेंट की जगह इक्वल आ गया, तो f इक्वल टू m, और ये क्या है v माइनस u बाई t इक्वल टू क्या है बेटा a। एक्सेलरेशन में हमने पढ़ा था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी पढ़ा था, ये यहाँ पर a पुट कर देता हूँ, तो क्या आ गया f इक्वल टू ma, क्या आ गया बेटे f इक्वल टू ma, चेंज ऑफ मोमेंटम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर हो गया, हैव अ नाइस टाइम। थर्ड लॉ भी पढ़ेंगे, इसके देखेंगे आगे क्या कौन सा टॉपिक है। नाइस टाइम, गुड डे। एप्लीकेशन भी ऐड कर लेते हैं। SI यूनिट क्या होती है, SI यूनिट ऑफ फोर्स
इज न्यूटन। न्यूटन एन से लिखते हैं, एन से डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट न्यूटन होती है फोर्स की। क्लियर हो गया, यानी कि न्यूटन फोर्स की यूनिट है। अब जो हमारे पास है कि भाई जो न्यूटन है, अब हमने ऐसा यूनिट फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। अब हमने 1 किलोग्राम मास है हमारे पास, 1 किलोग्राम मास, और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन, और 1 न्यूटन ही हमारे पास फोर्स होगा। तो 1 न्यूटन को डिफाइन करेंगे, तो यानी कि 1 किलोग्राम मास और 1 सेकंड एक्सेलरेशन, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगी, 1 किलोग्राम मास होगा, तो इक्वल टू 1 न्यूटन। 1 न्यूटन इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 किलोग्राम मास, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। एक डायने किसके बराबर होता है, सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम चल रहे हैं तो 1 ग्राम मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा 1 डायने। क्लियर हो गया। अब ये पता लग गया होगा 1 न्यूटन ऐसा यूनिट मूवमेंट यानी कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन में फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। 1 न्यूटन में 1 किलोग्राम मास, 1 मीटर सेकंड एक्सेलरेशन होती है, 1 डायने में 1 ग्राम मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखो 5 डायने होते हैं, 1 न्यूटन में 10 की पावर जो 5 होते हैं, इतने डैन होते हैं, यानी कि डैन यूनिट है भाई, ये भी एक, ठीक है। 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डैन। एप्लीकेशन सेकंड लॉ की एप्लीकेशन है ये, सेकंड लॉ एप्लीकेशन क्या क्या होती है मैंने बताया। सेकंड लॉ जहां पर भी ऑब्जेक्ट रखा है वो वहीं पर रखा रहेगा जब तक उसके ऊपर फोर्स नहीं लगता, ये उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ना वो उसी डायरेक्शन में क्या होगा, उसी डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर। सबसे पहले क्या होता है, जो चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट वैल्यू होती है। जैसे चेंज ऑफ मोमेंटम है ये, और ये 1/t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। भाई टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, ये पोजीशन है हमारे पास, फर्स्ट एप्लीकेशन है, तो यही एप्लीकेशन। सॉरी बेटा देखो, चेंज ऑफ मोमेंटम ये तो हमारे पास है। चेंज ऑफ मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, चेंज ऑफ मोमेंटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट। जो हमारे पास चेंज ऑफ मोमेंटम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/टाइम के। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे क्रिकेट प्लेयर है ना, लूज हैंड से वो कैच करता है बॉल को, तो वहां पर क्या होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो फोर्स है ना उसका कम हो जाता है वहां पर आने के बाद। जब हाथ से टकराती है गेंद तो उसका फोर्स कम हो जाएगा, तो जैसे कैच पकड़ते हैं हम। क्लियर। तो ये है हमारे पास एप्लीकेशन। हैव अ नाइस टाइम, इसको पढ़ लेना, अच्छे से याद करोगे, ये पेपर में भी कई बार पूछा जाता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।